हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट टॉपिक पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आप समझ पा रहे होंगे कि इतनी तरह के टाइप्स में कॉस्ट को बांटा गया है अकॉर्डिंग टू नेचर, according to functions, according to behavior, according to controllability, according to normality, according to accounting period, according to time, according to planning and according to managerial decision. इन सब के अकॉर्डिंग सेपरेटली कोस्ट एक आती है। आप कह सकते हैं कि कोस्ट के टाइप्स हैं, ये सारे वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। First, according to nature or elements, it is subdivided into three parts, that is material cost, labor cost and other expenses. Material cost, you know very well कि material जो है तीन तरह का होता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तीनों में कुछ ना कुछ कॉस्ट आती है। आप रॉ मटेरियल लाते हैं तब कॉस्ट आती है, आप उसे वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि मान लीजिए प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है और मशीनों में डाल दिया, उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई, वो प्रोग्रेसिंग में है, तब भी उसके ऊपर कॉस्ट आएगी। देन जब आप उस प्रोडक्ट को बना चुके होंगे, लाइक मैन्युफैक्चर कर चुके होंगे, देन उसको पैकिंग करेंगे, लेबलिंग करेंगे, उसे मार्केट में सेल आउट करेंगे और वो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होगा उनकी जो कॉस्ट आनी है, ये सारी कॉस्ट मिलाकर मटेरियल कॉस्ट बनती है। इसमें स्पेयर पार्ट्स, कंज्यूमेबल, स्टोर, पैकिंग मटेरियल, मैंने आपको बोला कि फिनिश प्रोडक्ट्स को आप पैकिंग करते हैं, लेबलिंग करते हैं, ठीक है, सेल करने के लायक बनाते हैं उसे। तो ये सारा रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश्ड गुड्स तक का जितना कॉस्ट होता है वो सारा मटेरियल कॉस्ट के अंडर आ जाता है। नेक्स्ट होता है लेबर कोस्ट। अब लेबर कोस्ट, सपोज कीजिए बिजनेस के अंदर लेबर आ रही है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्लेस पे लेबर आ रही है, तो वहाँ पर लेबर को भी इन्होंने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है, स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर या सेमी स्किल्ड लेबर, कोई भी लेबर हो, आपको पता है लेबर को आप वेजेस देते हैं, वो आपका कॉस्ट आती है, तो वो कॉस्ट आपकी कहलाएगी लेबर कॉस्ट। नेक्स्ट आते हैं अदर एक्सपेंसेस, जिसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मीन्स डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वैसे एक्सपेंसेस आएंगे बट प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, प्रोडक्शन के बाद के खर्चे जो होते हैं वो सारे इनडायरेक्ट के अंदर आ जाते हैं। लाइक ऑफिस एक्सपेंसेस, आप कह सकते हैं लाइक सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, जो कि प्रोडक्शन के बाद आते हैं। अदर एक्सपेंसेस, कोई भी अदर मिसलेनियस कोई भी टाइप के एक्सपेंसेस हुए तो वो सारे एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस के अंदर आएंगे। तो इन तीनों के जरिए जो भी कॉस्ट आएगी हम उसे बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर, मीन्स नेचर वाइज, लाइक कि नेम वाइज, लाइक मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस। फर्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग नेम से ही क्लियर हो रहा है, मैन्युफैक्चर मीन्स किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर क्या कॉस्ट आएगी, परचेजिंग से लेकर, मतलब अगर आप एक रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं, परचेज करने से लेकर उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने तक की जितनी भी कॉस्ट होगी वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंडर आएगी। नेक्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। नेम ही सजेस्ट कर रहा है, अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स ऑफिशियल। जो ऑफिस की जो मैनेजमेंट है उसकी जो प्लानिंग से लेकर फ्लोटिंग तक की, यानी कि प्लानिंग से लेके उनके कंट्रोलिंग तक का जितना भी कॉस्ट आएगा, बिकॉज वो कोई भी प्लान करेंगे, देन उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। आपने पढ़ा हुआ मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस, डिसीजन मेकिंग करने में भी कभी कभी कॉस्ट आ जाती है, मोस्टली आती ही है, बिकॉज पॉलिसीज़ बनानी है, बहुत सारा डाटा सर्च करना है, डाटा को पिछले को पहले एनालाइज करना है, तभी आप फर्दर डिसीजंस ले पाते हैं। बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, इन सब में जो कॉस्ट आती है दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। नेक्स्ट आता है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अगेन सेलिंग,
सेलिंग से रिलेटेड जो कॉस्ट होगी वो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आएगी। जैसे कि प्रोडक्ट एक बनकर तैयार हो गया, उसके बाद सेल करने के लिए हम उसे एडवर्टाइज़ करा रहे हैं, ठीक है, आप फ्री सैम्पल्स जो हैं मार्केट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इन सब में जो कॉस्ट आएगी दैट विल बी सेलिंग कॉस्ट। एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मीन्स जब प्रोडक्ट को प्रोडक्शन प्लेस से कंजम्पशन प्लेस तक पहुंचाने तक की जितनी कॉस्ट आती है दैट विल कम अंडर द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। नेक्स्ट वन इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। रिसर्च मीन्स कोई भी ऐसी कॉस्ट जो किसी न्यू मेथड को रिसर्च करने में आ रही है। आप किसी न्यू प्रोडक्शन मेथड को सर्च कर रहे हैं या न्यू मटेरियल को सर्च कर रहे हैं, कुछ नया सोच रहे हैं कि ऐसे ऐसे नया मटेरियल बनेगा तो मार्केट में लोगों को पसंद आएगा, ये न्यू डिज़ाइन के साथ पसंद आएगा, मतलब न्यू कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे जब आप मेथड नए तरीके से सोचते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उसके ऊपर कॉस्ट आती है, वो रिसर्च कॉस्ट कहलाएगी। आपने रिसर्च करने के बाद जब उसे फाइनली इम्प्लीमेंट करना है, आपको वो पसंद आया, सक्सेसफुल रहा, आप उसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो कॉस्ट जो होगी वो डेवलपमेंट कॉस्ट होगी, जो प्री प्रोडक्शन कॉस्ट जो है आएगी। कोई भी एक नया रिसर्च करते हैं, उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसके ऊपर जो कॉस्ट आती है दैट विल कम अंडर द डेवलपमेंट कॉस्ट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर, 3 टाइप्स हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट नेम सजेस्ट कर रहा है, अगेन फिक्स्ड मीन्स जो कॉस्ट फिक्स्ड रहने वाली है, चाहे आप प्रोडक्शन करें 1 यूनिट, चाहे आप प्रोडक्शन करें 1000 यूनिट, आपकी ये कॉस्ट फिक्स्ड रहने वाली है। फॉर एग्जांपल, आप कोई फैक्ट्री रन कर रहे हैं, उस फैक्ट्री को आपने रेंट पे लिया हुआ है। आप फैक्ट्री में चाहे आप 100 यूनिट बनाएं, चाहे आप 200 बनाएं, चाहे आप 500 बनाएं, आपका जो फैक्ट्री का रेंट है वो फिक्स्ड रहने वाला है, ठीक है, तो वो होती है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट आपके पास आता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल मीन्स वेरी कर जाना, जैसे जैसे यूनिट्स इंक्रीज होंगी वैसे वैसे आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, वेरी करेगी। आप 100 यूनिट बना रहे हैं तो आपकी कॉस्ट कम आएगी, आप 110 बना रहे हैं तो और ज़्यादा आएगी, आप उससे ज़्यादा बना रहे हैं तो और ज़्यादा आएगी, बिकॉज आपका रॉ मटेरियल ज़्यादा लाना पड़ेगा, प्रोडक्शन प्लेस पे प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, मशीनरी कॉस्ट आएगी, लेबर कॉस्ट आएगी, एक्स्ट्रा जितनी भी कॉस्ट आएंगी वो यूनिट चेंज होने की वजह से वेरी कर जाती है जब कॉस्ट, उसे बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट वन इज सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल में दोनों पार्ट आ जाते हैं, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल मीन्स कुछ लेवल तक तो फिक्स्ड रहेगी, देन वो वेरी करेगी। जैसे सपोज कीजिए कि आपको कह दिया गया कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आप कंज्यूम करें या ना करें, 40 यूनिट तक, सपोज कीजिए 40 यूनिट तक आप कंजम्पशन नहीं भी करते तब भी आपका एक एवरेज बिल आपको आएगा ही आएगा, दैट विल बी फिक्स्ड। बट अगर आप 40 यूनिट से अबव आप यूज़ करते हैं तो आपका बिल जो है इस तरह से इस रेट के अकॉर्डिंग मान लीजिए इंक्रीज़ होगा। तो वो क्या है कि आप अगर 40 से कम कंज्यूम करते हैं अपना यूनिट्स को तो भी आपका 40 यूनिट का बिल आएगा ही आएगा, मीन्स फिक्स्ड हो गया, ठीक है। और 40 के बाद अगर आप उसे यूज़ करते हैं, मीन्स आप 45, 50 इतनी यूनिट्स कंज्यूम कर लेते हैं तो बिल अकॉर्डिंग टू द अमाउंट जो भी उन्होंने फिक्स्ड की हुई है उसके अकॉर्डिंग वेरी कर जाएगा। तो वही बात है, कुछ पार्ट तक फिक्स्ड और उसके पार्ट वेरी, तो इसे बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। कुछ टाइम पहले पेरेंट्स के टाइम पे आप कह सकते हैं कि एक फ़ोन हुआ करते थे जो लैंडलाइन होते थे, वो लैंडलाइन फ़ोन जो भी लगवाता था उसका भी ऐसा ही सिस्टम था कि अगर आप यूज़ करें ना करें आपका मंथली इतना बिल तो आएगा ही आएगा। तो वो क्या होता था फिक्स्ड, अगर आपने उतना यूज़ कर लिया तो ओके है, नहीं किया तो आपके पास उतना फिक्स्ड कॉस्ट तो आनी ही आनी है। उसके बाद अगर आप उससे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं या उससे ज़्यादा फ़ोन कॉल्स करते हैं तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगेंगे, तो सेम उसे भी हम सेमी वेरिएबल के अंडर कवर करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबिलिटी। कंट्रोलेबिलिटी, फर्स्ट आते हैं कंट्रोलेबल कॉस्ट, सेकेंड आते हैं अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। कंट्रोलेबल कॉस्ट, कंट्रोलेबल मीन्स जो हमारे कंट्रोल में है और अनकंट्रोलेबल मीन्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। कंट्रोलेबल कॉस्ट जैसे कि आप कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं वेस्टेज होने से,
जैसे मान लीजिए कि जो चीज़ जिस कॉस्ट को कंट्रोल करना आपके हाथ में, सपोज़ कीजिए आप प्रोडक्शन प्लेस पे प्रोडक्ट को वेस्ट करते रहते हैं, लाइक रॉ मटेरियल आधा गिर रहा है, आधा यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं ना, जो गिर रहा है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। वेस्टेज ना होने देने का ही एक मेन मकसद है कंट्रोल करना। जैसे आपकी लेबर है, ठीक है, वो आप उन्हें थोड़ा सा टाइम फ्री देते हैं, बीच में लंच ब्रेक देते हैं, टी ब्रेक देते हैं, उनके अलावा वो फ्री बैठी रहती है, तो एक तरह से आपके ऊपर लेबर कॉस्ट पड़ रही है, लाइक आपको वेजेस तो देने ही देने हैं बट वो काम नहीं कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, वेस्टेज हो रही है, ठीक है। तो आप उन्हें स्ट्रिक्टली जो है सुपरवाइज़ करेंगे और उनसे काम लेंगे, तो इससे भी क्या होगा, आपकी कॉस्ट वेस्ट नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से जो कॉस्ट आपके कंट्रोल में है तो वो कंट्रोलेबल कॉस्ट के अंडर आती है, और जो कंट्रोल में नहीं है दैट कम्स अंडर द अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, मीन्स जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे कि फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने फिक्स्ड कॉस्ट करनी है तो करनी है, लाइक आपको एक मशीन की ज़रूरत है तो वो तो आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है, उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता वो अनकंट्रोलेबल कॉस्ट के अंडर आते हैं। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू नॉर्मैलिटी। फर्स्ट वन नॉर्मल कॉस्ट, सेकेंड इज एबनॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट मीन्स जिसका आप एक आइडिया लेते हैं इन एडवांस कि ये कॉस्ट तो आपकी आनी ही आनी है। जैसे आप सपोज कीजिए एक घर बनाने वाले हैं, ठीक है, आपने एक मैप यानी कि नक्शा पास किया, उसके ऊपर कॉस्ट आएगी, नॉर्मल सी बात है। आपने सोचा कि मतलब सारा एस्टिमेशन लिया कि एक घर को बनाने में कितना खर्चा आने वाला है, दैट इज़ नॉर्मल कॉस्ट, क्योंकि वो तो आनी ही आनी है। आप एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने वाले हैं, आपको पता है कि ये प्रोडक्शन करते करते इतनी कॉस्ट आ जाएगी, दैट विल बी नॉर्मल कॉस्ट, ठीक है। एबनॉर्मल कॉस्ट वो होती है जो अनएक्सपेक्टेड होती है। जैसे सपोज़ कीजिए कि आपके गोडाउन में पड़े एक प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं और वहाँ पे आग लग जाती है सडनली, तो वो क्या है, एबनॉर्मल कॉस्ट, मतलब आग लग गई जबकि वो आपके हाथ में नहीं था, ठीक है, एक्सीडेंटली अनएक्सपेक्टेड हो गया, तो वो आपकी क्या कहलाती है, एबनॉर्मल कॉस्ट। या फिर आपको पता है आपका प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर हो रहा है और दूसरी साइड आप रॉ मटेरियल की आपकी शॉर्टेज होती जा रही है और आप फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपके लिए जानबूझकर क्रिएट की हुई कॉस्ट होगी, ठीक है। तो ये सब जो है जो नॉर्मल कॉस्ट है मींस जो आनी ही आनी, आपको पता है ये कॉस्ट तो इतनी कॉस्ट तो एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में आएगी ही आएगी, और एबनॉर्मल कॉस्ट जो कि अनएक्सपेक्टेड होती है। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग पीरियड। फर्स्ट पॉइंट कैपिटल कॉस्ट, सेकेंड वन रेवेन्यू कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट, कैपिटल मीन्स वो एक्सपेंडिचर जो कि आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। जैसे आपने मशीन परचेज़ करी और वो मशीन जो है फिक्स्ड कॉस्ट है, ऑब्वियसली आप मशीन ना परचेज़ करते इनिशियली तो आपकी प्रोडक्शन प्लेस पे प्रोडक्शन रुक सकती है, बिकॉज वहाँ मशीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको वो जो फिक्स्ड कॉस्ट आप लगाते हैं वो आपकी कैपिटल कॉस्ट के अंडर आती है। मींस कैपिटल आप सबको पता है क्या है, जब एक ओनर अपना बिजनेस नया नया स्टार्ट करता है और उस पर जितना पैसा उसने स्टार्टिंग में लगाया दैट विल बी कैपिटल, ठीक है। तो वो स्टार्टिंग में सबसे पहले एसेट्स को ही परचेज करने में पैसा जो है इन्वेस्ट करते हैं। इनिशियल चार्जेस जितने भी आते हैं दैट कम्स अंडर द कैपिटल कॉस्ट। नेक्स्ट आता है रेवेन्यू कॉस्ट। रेवेन्यू मीन्स डे टू डे एक्सपेंसेस के, डे टू डे रनिंग के लिए जितने भी एक्सपेंसेस आप करेंगे वो आपके रेवेन्यू कॉस्ट के अंडर आते हैं। लाइक आप मंथली कर रहे हैं, वीकली कर रहे हैं, तो वो डे टू डे के अंदर ही आते हैं। जैसे रॉ मटेरियल परचेज़ करना है, लेबर को पेमेंट देनी है, ठीक है, आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, ठीक है, टेलीफोन का बिल पे करना है, पेट्रोल डीजल के जितने भी चार्जेस, मीन्स डे टू डे जितने भी एक्सपेंसेस आपके होते हैं दैट विल बी रेवेन्यू एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आपके पास आता है अकॉर्डिंग टू द टाइम, हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट मीन्स सबसे पहले आपके एक्सपेंसेस एक्चुअली इनकर्ड हो जाएंगे, देन आप उसका
मतलब पर यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। मींस आपने एक प्रोडक्ट परचेज कर लिया और वो प्रोडक्ट आया 1000 रुपीज़ का, तो आप इसे बोलेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट, क्योंकि आपके पहले खर्चा हो चुका है तब आप उसे कैलकुलेट कर रहे हैं। और वो हज़ार रुपये जो हैं बहुत सारे यूनिट्स बनाने में आए हैं, तो पर यूनिट आप उससे डिवाइड करके कैलकुलेट कर लेंगे। मींस एक्चुअल जब कॉस्ट इनकर्ड हो जाएगी तब हम उसे कैलकुलेट करते हैं, तो दैट विल बी हिस्टोरिकल कॉस्ट। और प्री डिटरमाइंड, नेम अगेन सजेस्ट कर रहे हैं, प्री डिटरमाइंड मीन्स पहले से जब हम किसी कॉस्ट को डिटरमाइन कर लेते हैं, अंदाज़ा लगा लेते हैं, तो दैट इज़ नोन एज प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट जो है वो हेल्प करती है टेंडर वगैरह फिल करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू प्लानिंग एंड कंट्रोल। फर्स्ट बजटेड कॉस्ट, सेकेंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब प्लानिंग करनी है, कंट्रोल करना है कॉस्ट को, तो आप बजट सेट करेंगे। सबसे पहले आप बजट बनाएंगे अपने डिफरेंट जितने भी एरियाज़ हैं आपके बिजनेस के, लाइक मैन्युफैक्चरिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सेल्स है, मार्केटिंग है, रिसर्च है, इन सब का आप पहले ही बजट सेट कर लेंगे। एक टारगेट सेट कर लेंगे कि इतने ही बजट के अंदर रहकर आपको जो है काम करना है, तो दैट विल बी बजटेड कॉस्ट, जो कि पहले ही आपने डिसाइड कर लिया है, ठीक है, बजट बना लिया है, ताकि आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड कॉस्ट। आप प्री डिटरमाइंड कॉस्ट सेट कर लेते हैं, स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं अपना, और जब एक्चुअल होता है फिर उसके साथ कंपेयर करके अपने डेविएशंस फाइंड आउट कर लेते हैं, ताकि आप कॉस्ट को कंट्रोल कर सके करेक्टिव एक्शंस लेकर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द मैनेजरियल डिसीजन। फर्स्ट वन इज मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल का मीनिंग होता है जब भी आप कुछ एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करेंगे तब आपके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस आएंगे, तो वो जो बीच का डिफरेंस है, जो एक्स्ट्रा आ रहा है, दैट विल बी मार्जिनल। सपोज एग्जांपल देती हूँ, आप 100 यूनिट्स बनाते हैं तो आपकी कॉस्ट आती है 1000 रुपीज़, ठीक है। आपने 150 प्रोडक्ट्स बनाए, आप 150 यूनिट्स बनाई, तो आपकी कॉस्ट आई 1400। तो जो 100 से आपने 150 में कन्वर्ट किया, उससे 1000 से जो 1400 रुपीज़ आपके खर्च हुए, तो जो बीच का एक्स्ट्रा पार्ट है 400, दैट विल बी योर मार्जिनल कॉस्ट। मीन्स change in the total cost due to increase or decrease in the production by 1 unit। मतलब आप जितनी यूनिट एक्स्ट्रा बनाएंगे उससे जितनी आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी, दैट विल बी मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट वन, संक कॉस्ट। संक कॉस्ट वो कॉस्ट है जो ऑल्टर्ड नहीं हो सकती। एक बार खर्च हो गया तो हो गया, आप उसको वापस चेंज नहीं कर सकते, फ्लेक्सिबल नहीं होती है। जैसे सपोज कीजिए आपने लैंड परचेज कर ली, आपने उसके ऊपर बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट कर ली, मशीनरी वगैरह भी इंस्टॉल कर ली, और आपकी फैक्ट्री साइट रेडी है। अब आप चाहें कि मैं फैक्ट्री साइट चेंज कर लूँ, दैट नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि आपने एक बार लैंड परचेज कर लिया और उसके ऊपर सारा वर्क कर लिया। वो लैंड उठकर मूवेबल प्रोडक्ट तो है नहीं कि आप एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाएंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो वो जो खर्चा आया वो आपका संक कॉस्ट कहलाती है। नेक्स्ट वन इज शट डाउन कॉस्ट। शट डाउन कॉस्ट मीन्स कि जब आप बिज़नेस की एक्टिविटीज़ को कभी कभी पोस्टपोन कर देते हैं या सस्पेंड कर देते हैं, उसकी वजह से जो आपकी कॉस्ट आती है, दैट इज़ शट डाउन कॉस्ट। फॉर एग्जांपल सपोज़ कीजिए आपको प्रोडक्शन पोस्टपोन करनी पड़ेगी ड्यू टू पावर कट, ठीक है, या शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज की वजह से आपको अपनी प्रोडक्शन जो है थोड़े टाइम के लिए रोकनी पड़ेगी। तो वो जो आपका लॉस होगा वो आपकी शट डाउन कॉस्ट के अंदर आएगा। या फिर सपोज़ कीजिए आपके जो लेबर है उन्होंने मिलकर स्ट्राइक कर दी, उसकी वजह से कुछ टाइम तक आपकी प्रोडक्शन जो है रुक जाएगी, तो वो जो कॉस्ट बियर होगी वो आएगी शट डाउन कॉस्ट के अंडर। नेक्स्ट आती है डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट मीन्स आपने कुछ भी एक्टिविटीज़ के लेवल को चेंज किया। सपोज़ कीजिए आपने प्रोडक्शन के मेथड को ही चेंज किया, उसकी वजह से जो कॉस्ट आएगी दैट विल बी डिफरेंशियल कॉस्ट, ठीक है। सपोज़ कीजिए चेंज करने की वजह से कॉस्ट इंक्रीज़ हुई, तो वो इसे इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहेंगे। अगर चेंज की वजह से आपकी कॉस्ट कम हो गई, डिक्रीज़ हो गई, तो उसे डिट्रीमेंटल कॉस्ट कहेंगे। Next one, out of pocket cost. This is that part of cost which involve payment to the outsiders. That is, give rise to the cash expenditure as against those costs which do not require any cash outlay as depreciation. ठीक है, मीन्स वो पार्ट कोस्ट का जो कि
आउटसाइडर्स को पेमेंट, मतलब आपने अपनी पॉकेट से आउटसाइडर्स को क्या की है, पेमेंट की है, उसको इन्वॉल्व करके चलता है, तो आप कहेंगे आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है। नेक्स्ट है नोशनल कॉस्ट और इम्प्यूटेड कॉस्ट। इम्प्यूटेड कॉस्ट को आप नोशनल कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। नोशनल कॉस्ट और इम्प्यूटेड कॉस्ट मीन्स जो कॉस्ट आपकी एक्चुअली बियर नहीं हुई, बस एक्सपेक्टेड है। जैसे सपोज कीजिए रेंट है ओनर की अपनी बिल्डिंग का, जो कि आप एक्चुअली पे नहीं कर रहे हैं ओनर को, बट उसे आप फॉर द डिसीजन मेकिंग पर्पस आप उसे कैलकुलेट करेंगे एंड एक्चुअल कॉस्ट की तरह जब आप उसे शो करते हैं, दैट इज़ नोशनल कॉस्ट। जैसे सपोज़ कीजिए मैनेजर जो है वो ओनर है, बिज़नेस का ओनर है, और वो बिज़नेस में काम कर रहा है खुद ही, और वो खुद की जो सैलरी निकालेगा वो भी एक तरह से सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं आप नोशनल कॉस्ट का, जो कि एक्चुअली वो ले नहीं रहा, उसी का काम है अपने बिज़नेस को हैंडल करना, बट फिर भी हम उसे एज अ कॉस्ट एक्सपेंडिचर की तरह जब हम उस आइटम को शो करते हैं, तो दैट इज़ नोशनल कॉस्ट। और ये ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि फर्दर बेस्ट डिसीजंस लिए जा सकें और टोटल कॉस्ट का आइडिया लगाया जा सके। नेक्स्ट आता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट मीन्स जब आप कोई भी अपनी फिक्स्ड एसेट को रिप्लेस करते हैं, उसे रिप्लेस करने में जो भी कॉस्ट आती है वो आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहलाती है। नेक्स्ट है कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन मीन्स जब आपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस जितनी भी कॉस्ट आपकी आती है, दैट इज कन्वर्जन कॉस्ट। नेक्स्ट आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ सेक्रीफाइस मेड और बेनिफिट ऑन अपॉर्चुनिटी फोरगोन इन एक्सेप्टिंग द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। मीन्स वो कॉस्ट जब आप नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव के लिए एक किसी भी यूनिट का सेक्रीफाइस करते हैं, तब आप एक अपॉर्चुनिटी का सेक्रीफाइस करते हैं, तो वो कॉस्ट आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। सपोज़ कीजिए आप एक 3-4 जगह इंटरव्यू देकर आए, आपने 4 जगह इंटरव्यू दिया बट आप 3 जगह सेलेक्ट हो गए। अब आप एक ह्यूमन बीइंग है, एक ही पर्सन है, आप 3 जगह जॉब नहीं कर सकते हैं, और तो आपने 3 में से किसी एक को चूज़ करेंगे। तो जब एक को चूज़ करेंगे, अदर 2 का सेक्रीफाइस करेंगे, तो वो जो अदर 2 का सेक्रीफाइस करेंगे उसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मीन्स आपको लगेगा, अगर आप एक जॉब पे एंट्री ले लेते हैं, कभी कभी आपको वहाँ पे ये भी लग सकता है कि मेरे पास और भी अपॉर्चुनिटीज़ थी, मैं इससे भी बेस्ट ले सकता था, या आप जो है उन तीनों में से सोचेंगे कि ये मेरे लिए बेस्ट है। उसको सेलेक्ट करते करते आप जिन चीज़ों का सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जिन जॉब्स का सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट है अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट। अवॉइडेबल मीन्स जिसे आप अवॉइड कर सकते हैं, और अनअवॉइडेबल मीन्स जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, मीन्स जो कि आनी ही आनी है। ठीक है, अवॉइडेबल कॉस्ट जो है वो मैनेजरियल लेवल को, मैनेजर को डिसीज़न लेने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, और अनअवॉइडेबल मीन्स जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, आपको ये कॉस्ट आएगी ही आएगी। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स टाइमली मिलते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।